आज जो है प्रश्नावली 1.1 के चौथा नंबर क्वेश्चन से हम समझाने जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक कल समझा चुके थे और हमको विश्वास है कि आप उस आधार पर निश्चित तौर पर बनाए होंगे आप लोग, और जो कुछ समस्या होगी उसे कोचिंग खुलने पर आपका समस्या का समाधान किया जाएगा, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, उसी आधार पर पांचवा छठा भी बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देंगे। कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, यानी ये जितनी संख्याएं दी गई है इसमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है, यह हमें पहचान करना है। तो यह पहचान करने के लिए दो तरीका है। एक तो अभाज्य गुणनखंड निकाल करके और गुणनखंड में आए हुए संख्याओं को वर्ग बनाकर या जोड़ा लगा करके समझेंगे, और दूसरा एक और तरीका है, संक्षिप्त तरीका है, जिसको याद करना जरूरी होगा। उसको हम यहां बताते हैं, उस पर आप ध्यान देंगे। जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 या 8 हो, जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 या 8 हो, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती है। जैसे 1002 यानी 1002 है, इसको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है क्या नहीं। तो इसके अंत में, इस संख्या के अंत में देख लीजिए कौन सी अंक है या कौन सी संख्या है। तो अंत में जो है 2 है, यानी इस संख्या का अंत 2 से होता है। तो यह संख्या यानी 1002 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। उसी तरह से 2, 7, 8, 3 यानी 2783 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, ये हमें जानना है। तो देखिए, तो इसके अंत में 3 है ना, यानी इस संख्या का अंतिम अंक 3 है, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसी तरह से जिस संख्या के अंत में 7 हो या 8 हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। चलिए दूसरा नियम देखिए। जिन संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या विषम हो, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। अब इसका अर्थ जानिए। जैसे 1 पर 0 यानी 10, इस संख्या के अंत में देखेंगे 0 का संख्या विषम है, यानी 0 मात्र एक ठो है और एक विषम संख्या है, इसलिए 10 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है।
25 पर 2 ठो 0, 3 ठो 0 यानी 25,000। अगर यह कोई पूछे कि बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो आप सीधे देखिएगा कि संख्या के अंत में जो 0 है वह कितने हैं, तो 3 ठो 0 है और 3 जो है विषम संख्या है, इसलिए यह भी जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी संख्या के अंत में शून्य की संख्या हम देख लेंगे, शून्य की संख्या अगर विषम है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती है। बस ये दो सूत्र हम याद रखेंगे, तो इससे जो है हम पहचान सकेंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें अभाज्य गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन में आप पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 140 है, इसके अंत में शून्य की संख्या कितना है, 1, और एक विषम संख्या है, इसलिए यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी तरह से दूसरा में देखिए 360 है ना, तो अंत में आप देखिए तो शून्य की संख्या कितना है, तो शून्य की संख्या कहिएगा 1, और 1 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए भी यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यहां देखिए इकाई स्थान पर या संख्या के अंत में 5 है, तो यहां जरा देखिए तो हम क्या नियम लिखवाए हैं, 2, 3, 7, 8, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, तो इनमें से कोई संख्या है अंत में नहीं है, इसलिए 625 पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह से 1296 में अंत में देखिए क्या कौन सा संख्या है, यानी 6 है, और इनमें क्या है 2, 3, 7, 8, यानी इनमें से कोई संख्या इसके अंत में नहीं है, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से हम पहचान करके 4 का 1 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 625 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 1296 पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह से हम पांचवा और छठा का भी पहचान कर सकते हैं। अब पांचवा में पहचान करना है कि 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो सीधे आप इसके अंत में देखेंगे कि कौन सी संख्या है, तो यहां अंत में 4 है। अब देखिए तो यहां जो हम नियम लिखवाए हैं उसमें से कोई संख्या नहीं है 4, इसमें कोई संख्या 4 नहीं है, यानी 2, 3, 7, 8 इन चारों में से यहां कोई नहीं है, तो इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह से 1228 को देखिए, इसके अंत में 8 है। अब देखिए तो यहां भी हम लिखवाए हैं 2, 3, 7, 8, इनमें से अगर कोई हो तो अब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अब वही 8 यहां पर आया है, इसके अंत में है 8, इससे टैली कर रहा है संख्या से, इसलिए यह संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इस तरह से हम संख्या की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अब आपको 7वां नंबर क्वेश्चन हम समझाने जा रहे हैं, उसको हम देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप सुने होंगे। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और इसका विलोम होता है कि किसी त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा का वर्ग अगर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, और जो सबसे लंबी भुजा होती है वह कर्ण होता है, और उसके सामने का जो कोण होता है वह समकोण होता है। तो ठीक पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है वही पाइथागोरियन त्रिक है। यानी हमको इसमें बताना है कि किसी त्रिभुज की, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा 3, 4 और 5 हो सकता है कि नहीं।
अगर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा से कोई समकोण त्रिभुज बने तो उसको हम पाइथागोरियन त्रिक कहेंगे। यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें जो सबसे लंबी भुजा है, सबसे जो बड़ी भुजा है 5, उसका हम वर्ग करेंगे। यानी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 5 है तो 5 लिखेंगे और इसका वर्ग करेंगे यानी घात 2 लिखेंगे। 5 के घात 2 हम कैसे निकालेंगे, तो 5 को 2 बार हम गुणा करेंगे, एक 25 हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग 25 हो गया। अब अन्य जो 2 भुजा की लंबाई है उनको वर्ग करके जोड़ देंगे, यानी अन्य 2 भुजा कौन कौन है, तो 3 है, इसका वर्ग करेंगे और जो दूसरी भुजा बच रही है 4, उसका हम वर्ग करेंगे और वर्ग करके इन्हें जोड़ेंगे। 3 को 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 को 2 बार वर्ग करेंगे, गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा और इनको गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस तरह से आपने क्या देखा कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है 25, वह अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इस तरह से यह पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है उसकी पुष्टि कर रहा है। पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है उसकी यह पुष्टि कर रहा है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम में हम क्या बताएं कि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है और उसे हम पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। ठीक वही बात हम यहां देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 25 अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग यानी 25 के बराबर है, इसलिए 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक है। यहां लिखेंगे अतः 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक। गोरियन त्रिक। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं हो, यानी यह और यह बराबर नहीं हो, तो लिखेंगे अतः यह पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। अगर आता है तो लिखेंगे पाइथागोरियन त्रिक है। इसी तरह से हम इसकी पहचान, इसकी पहचान और इसकी पहचान करके लिखेंगे। धन्यवाद।